नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या उतार चढ़ाव हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखने को मिल रहा है। सुबह जो हमने थंब बनाया था गिरावट को लेकर के था, लेकिन जब हम कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे थे तब तक पता लगा कि पूरी कहानी पलट गई और बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। आज ऐसा लगा कि तमाम सपोर्ट टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। 20 डीएमए के नीचे निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। 24,180, 24,200 का लेवल भी आज टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद क्या शानदार रिकवरी है। अब 130 अंक ऊपर निफ्टी इस समय दिन के उच्चतम स्तर के करीब 24,688, ये इंट्राडे हाई है आज का, और 24,680 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। इस रिकवरी के क्या कुछ मायने हैं और क्या इस रिकवरी में हम जो अगली रुकावट है 25,200 तक जाते हुए दिखाई देंगे। अभी क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी। लगातार कार्यक्रम के साथ बने रहिए क्योंकि आज कई सारे आईपीओज बंद हो रहे हैं, तो वाह क्या आईपीओ है में उस पर बातचीत होगी डिटेल में। खबरों वाले शेयर होंगे, बढ़ेंगे स्टॉक्स में, और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। सबसे पहले रूबरू कराते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आस्था जैन जी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में मौजूद है, हमारी खास मेहमान। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैम, कैसे देख रही बाजार को? काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव। एक समय हमने देखा इंडिया विक्स जो है वो 8% से ज़्यादा उछल गया था। इतनी वॉलेटिलिटी में कैसे रणनीति बनाई जाए? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल मार्केट में एक बेहद उतार चढ़ाव हमने देखा है, लेकिन ये भी हमको मानना चाहिए कि कल एक एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन अमूमन इस तरह के वॉलेटाइल मूव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आज सुबह भी जिस तरह से मार्केट्स ने एक बार ओपनिंग किया था और उसके बाद से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत सॉलिड तरीके से एक बाउंस बैक आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विक्स जो काफी टाइम से एक दायरे में घूम रहा था मेरे हिसाब से, और थोड़ा सॉफ्ट भी था, तो आज जिस तरह से मार्केट का मूव आया है, तो मुझे लगता है ये मूव अप मार्केट को एक दिशा दे सकता है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ होगी, यानी कि अपसाइड की तरफ होगी। तो सलाह तो यही रहेगी, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट मार्केट काफी बढ़िया लग रहा है। सो यहाँ पे हम लोग बाइंग की ही सलाह दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि अब है वीकेंड, तो वीकेंड ओवर द वीकेंड कोई पोजिशन ना लेके जाए, वो ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी रहती है। जी, तो ये राय जो है फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई तमाम दर्शकों के लिए। और इस बीच से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। अवनीश चौधरी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। अवनीश जी ने कई सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन आपके दो सवालों में बातचीत कर लेते हैं। एक तो इनके पास इरिडा इन्होंने ले रखे हैं 280 रुपये पे, 1770 शेयर इनके पास हैं इरिडा के। और पीसी ज्वेलर्स इन्होंने ले रखा है, वो इन्होंने ले रखा है 183 पे। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मैम, मैं विशाल मेगावाट के आईपीओ का 2 लॉट अप्लाई कर दिया है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो जो आपने आईपीओ में अप्लाई किया उसके लिए वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट का इंतजार कीजिए। और तब तक पर हम जरा इरिडा और पीसी ज्वेलर्स पे बात कर लेते हैं। पहले मैम इरिडा पे ही बात कर लेते हैं। कैसे देख रही मैम, अभी क्या करना चाहिए? आज हालांकि 0.25% के आसपास की गिरावट है, 217 के आसपास चल रहा है, और इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, 280 की है। आपकी सलाह क्या होगी? जी बिल्कुल। देखिए, इरेडा की बात करें तो यहाँ पे अब ये कोशिश कर रहा है एक जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म करने की, क्योंकि इसने इम्पोर्टेंट सपोर्ट से एक बार वापस से थोड़ी रिकवरी दिखाई है इंट्राडे में। क्या थे वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स? 210, 211, ये एक ऐसे जोन थे जो काफी इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म कर रहे थे और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहे थे कंपनी के लिए। और आज का लो भी देखेंगे तो 212 है। मुझे लगता है उम्मीद की दुनिया कायम है, तो बिल्कुल एक उम्मीद रखें कि यहाँ से थोड़ी सी एक हमें तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे निराश ना हो। और ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आपको निराश नहीं ही करके जाएगा। शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़े वॉलेटाइल मूव्स रह सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बने ही रहना है। और आज जिस तरह की रिकवरी आई है, मुझे लगता है ये कैसे मानेंगे कि ये फ्रक्टिफाई होगी। ये अगर 220 के ऊपर निकल गई तो मुझे लगता है कि ये तेजी की तरफ भी संकेत देती हुई नजर आएगी। तो अभी हर मायने से इसको होल्ड ही करना है, इस काउंटर पे बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, क्योंकि ये काउंटर बहुत स्ट्रांग है। छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर हो गए तो ये काउंटर लॉस दे सकता है। 180 के एक स्टॉप लॉस के साथ अभी इस काउंटर में बने रहें। एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 227-28 का पार कर लिया
तो फिर ये बहुत बढ़िया तेजी में आ जाएगा, जिसमें 240 260 के हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, तो ये राय आपके लिए रीडा पे निकल के आती हुई। मैम, पीसी ज्वेलर्स 183 पे लिया हुआ है और मुझे लगता है बिल्कुल पीक पे जाकर के इन्होंने खरीदा, क्योंकि शेयर में चाल तो काफ़ी शानदार रही है। एक महीने के अंदर 27-28% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है पीसी ज्वेलर्स में। 4-5 रुपये इनकी खरीद से नीचे है। अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल एकदम ऊपर पे जाकर के इन्होंने लिया। आपकी सलाह क्या रहेगी मैम? होल्ड करने की सलाह है, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रख लें कि 188 का स्तर पार करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रुकावट है। बार बार वहां से ही ये पलट रहा है। तो 188 का लेवल जो क्रॉस हो गया और इसने उसको पार कर लिया, तो फिर मुझे लगता है जो नेक्स्ट तेजी आएगी उसको आराम से 200 के ऊपर यानी कि 220 तक भी ले जा सकती है। होल्ड ही करें इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आ रहा है अभी हाल फिलहाल में तो 160 के स्तर पे। ठीक। चलिए, अगले दर्शक जो हैं राजीव जी ने प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं सर, मैं मनी 9 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर राजीव जी, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, चैनल को पसंद करने के लिए। इनका सवाल है गार्डन रिच के ऊपर, और गार्डन रिच के 10 शेयर इन्होंने 1765 के भाव पर लिए हुए हैं और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इन सभी शेयरों में हमने देखा कि बीच में एक रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दी थी, हालांकि अभी दबाव है। आज 3% टूटा हुआ है गार्डन रिच बिल्डर का शेयर। 1718 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर में भी शानदार रिकवरी रही है। एक महीने में 23-24% के आसपास की रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मैम, अभी 1718 पे है, इन्होंने लिया हुआ है 1765 पे, तो क्या करें अभी? जी बिल्कुल। गार्डन रीच की यहाँ पे बात करें तो होल्ड ही करने की यहाँ पे सलाह रहेगी और इसमें भी बने रहेंगे। इन्होंने जो लिया है उससे कोई बहुत बड़ी तो डाउन साइड है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने भी रहेंगे। तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे आ रहा है वो 1600 का रख लीजिए। तो 1600 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहें। एक बार 1870 1880 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पार करता है तो फिर ऊपर में ये हमें जो लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा वो 2000 तक के रहेंगे। बने रहने की सलाह है। ठीक, बने रहने की सलाह है यहाँ पर। इस बीच एमजे व्लॉग्स जी ने प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं कि मैम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस लेमन ट्री होटल, इनमें से लंबी अवधि के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? 4 साल का इनका नज़रिया है, तो काफ़ी लंबा नज़रिया है। और दोनों ही अगर हम देखें तो अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर हैं। लेमन ट्री जो है हाल फिलहाल में उसमें अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है और आज भी हम देख रहे हैं कि हर निशान में है। 147 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एक महीने में करीब 25% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं चार्ट्स पे, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हाल फिलहाल की लिस्टिंग फंडामेंटली लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। मैम, 4 साल के नज़रिए के लिहाज से दोनों ही बिल्कुल अलग सेक्टर की कंपनियाँ हैं, लेकिन इन दोनों में तुलना करना चाह रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, अलग सेक्टर की कंपनी, बिल्कुल जी आपने बिल्कुल सही बोला, इसलिए तुलनात्मक यहाँ पे अध्ययन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी हम एक सिंपल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करें कि कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा है, तो लेमन ट्री, अभी तो लेमन ट्री अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें प्रेजेंट में वर्तमान में जो चार्ट दिखा रहे हैं वो लेमन ट्री के ज्यादा अच्छे दिखा रहे हैं। तो उस वजह से मैं लेमन ट्री पे बेट करने के लिए यहाँ पे सलाह दूंगी। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा नहीं है, पर अगर दोनों में एक, अगर स्टॉक को पिक करना है तो लेमन ट्री की तरफ जाया जाए। और इसमें मुझे लगता है अब जो टारगेट यहाँ पे रखा जाएगा वो तकरीबन 160 का पहला रहेगा। लेकिन अगर वो स्तर भी पार हो गया 160 का जिसे हम बोल रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है 180 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये इमीडिएट टारगेट है। यहाँ पे सर की जो टाइम लिमिट है वो तो 4 इयर्स की है, तो ये टारगेट्स और बड़े होंगे 4 साल में। इमीडिएटली 160 180 के लक्ष्य के लिए लेमन ट्री में एक ध्यान बनाया जा सकता है, एक बाइंग की जा सकती है। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई जो है लेमन ट्री को लेकर के ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। राजकुमार शाह जी ने सवाल भेजा है। कह रहे हैं मेरे पास पारस डिफेंस के शेयर हैं और ये इन्होंने 1515 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं बहुत दिन होल्ड करके रख लिया, बहुत दिन तक होल्ड करना चाहिए, होल्ड करें, एवरेज करें, या प्लीज़ एडवाइस करें। तो पारस डिफेंस में भी जो अभी हाल फिलहाल की जो रिकवरी आई है उसमें पारस डिफेंस में भी अच्छी रिकवरी रही। आज जरूर जो है 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 15-16% के आसपास ये शेयर भी रिकवर हुआ है। मैम, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर की खरीद इनकी है, 1515 की इनकी खरीद है।
और अभी जो भाव हम देखने को मिल रहा है वो 1080 के आसपास का है। तो इनकी खरीद से अभी ठीक ठाक दूरी है पारस डिफेंस के अंदर। लॉस में है, कह रहे हैं कि एवरेज करें निकल जाएं, ये बड़ा मुश्किल निर्णय हो जाता है जब आप काफ़ी अच्छे खासे लॉस में फंस जाते हैं तो। देखिए, एवरेज ना करें। मैं एवरेजिंग की सलाह अमूमन काफी कम देती हूँ। एवरेज ना करें अभी। निकलने की भी जरूरत अभी तो नहीं लग रही है। होल्ड करें अभी। क्यों नहीं मैं निकलने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए, 1 महीने का अगर हम अंतराल माने तो अब रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे 15 जनवरी ऑनवर्ड से। तो फिर रिजल्ट्स को देख के फिर इसमें एक पोजीशन का ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर होगा। अभी इतना लॉस बुक करके ना निकले। तो पहली सलाह तो ये है कि अभी ना निकले, होल्ड कर लें। एटलीस्ट हम रिजल्ट्स तक जरूर होल्ड करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे नतीजे कैसे हैं। उस पर बहुत ज्यादा मोमेंटम हमेशा डिपेंड करता है। तो अगर होल्ड भी किया है तो स्टॉप लॉस तो रखना ही रहेगा। तो वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 990 का। 990 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहने की सलाह है। और टारगेट इसमें अभी तो इमीडिएटली तो मुझे लगता है कि एक बार 1200 से 1300 का रखा जा सकता है। होपफुली अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ये टारगेट अचीवेबल भी रहे। तो काफ़ी वेट किया, अभी वेट ही कर लीजिए सर, आपने मतलब इतना इंतज़ार किया है। एवरेज करने की सलाह नहीं है, नतीजों को एक बार देख लीजिए, और अगर नतीजे बेहतर रहते हैं तो हो सकता है कि आपके भाव के इर्द गिर्द ये पहुंचता हुआ दोबारा दिखाई दे। तो अभी के लिए फ़िलहाल रुके रहिए, बने रहिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। ऋषिकेश जी कह रहे हैं वारी एनर्जीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब इन्होंने भाव नहीं बताया हमें कि किस भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन अभी जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर निकल जाए। वारी एनर्जी हाल की लिस्टिंग और काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला था, फिर एक करेक्शन आया, आज 3% नीचे है, 3200 के आसपास ट्रेड करता हुआ। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैम वॉलेटिलिटी रहती है और बहुत तेज़ी के साथ प्राइसेस अप डाउन होते हैं। अभी क्या करना चाहिए मैम वारी एनर्जीज को लेकर के? 3700 तक गया, फिर नीचे आया, फिर अब रिकवर, बीच में रिकवरी अच्छी आती हुई दिखाई दी। अभी क्या करना चाहिए वारी एनर्जीज पे? देखिए, अभी तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन होल्ड ये करके मान के करें कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है। तो इतना पेशेंस है कि थोड़ी गिरावट आ जाए, क्योंकि गिरावट भी कहाँ तक की एक्सपेक्टेड है। मैं आपको अगर मोटा मोटी आइडिया दूं तो 3100 से लेके 3050, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये लेवल्स आ ही जाएंगे, लेकिन किसी वजह से गिरावट आई तो वहां तक का एक जगह बना हुआ है टूटने के लिए, स्टॉक के लिए। तो अगर इतना पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं कि वहां तक की गिरावट को भी ये झेल सकते हैं, तो फिर बने रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में इतनी तेजी आती है तो थोड़ा बहुत उठापटक हमें देखने को मिलती ही है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, पर ये ध्यान में रखते हुए कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म नजरिए से, लेकिन स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जो कि 2900 के लेवल पे आता है। तो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। इनिशियल टारगेट 3440, उसके बाद 3650 के दूसरे टारगेट्स रहेंगे, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं आएंगे, क्योंकि इमीडिएटली थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। तो इन टारगेट्स को आने में हो सकता है 3 महीने लग जाए। तो उतनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए होल्ड करें। चलिए ठीक है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा नाम सागर जी सागर है। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाए कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं सागर आप? जी, मेरठ से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरठ उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या जी प्रश्न जी, है आपका? मेरे पास सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर है, 3500 शेयर है। हाँ। और एवरेज प्राइस है मेरा 2293। और 22। मेरा नजरिया दो दो 22.93 का। हाँ हाँ। कब तक और होल्ड मेरा कर सकते हैं नजरिया सर? 2 से 3 साल तक है। 2-3 साल, काफ़ी लंबा नज़रिया है जी आपका जी, बिल्कुल सरासर टेक्नोलॉजी पे। अब ये पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई में यहाँ पर इतने लंबे समय तक का नज़रिया इस शेयर में बनाना चाहिए कि नहीं। काफ़ी ठीक ठाक लॉस में भी आ गए हैं, करीब 22-23 रुपये के आसपास की खरीद है इनकी, और लंबे समय से एक दायरे में है। पिछले 1 महीने में 7% का निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 22% का निगेटिव रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले 6-7 महीनों से एक सुस्ती यहाँ पर इस शेयर पे छाई हुई है। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी सरासर टेक्नोलॉजी को लेकर के? जी, बिल्कुल। देखिए, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो नतीजे आए थे ना,
वो इतने अच्छे नहीं आए थे। इनफैक्ट जो हमारा प्रॉफिट है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है जो हम एक आकलन करते हैं, उसमें एक डी ग्रोथ आई थी लास्ट ईयर के मुकाबले। तो जब कंपनी के प्रॉफिट में डी ग्रोथ आती है तो फिर थोड़ा मार्केट उसको थोड़ा पनिश करता है और वो एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरी तरफ थोड़ा सा यहाँ पे, बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रमोटर प्लेजिंग भी है। लेकिन अभी करना क्या है, तो देखिए ये काउंटर अभी थोड़ा वीक और लग रहा है। जहां तक मुझे लगता है ये काउंटर थोड़ी और वीकनेस दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप सर यहाँ पे क्योंकि लंबा नजरिया यहाँ पे अपना बता रहे हैं, तो फिर एक बार होल्ड करने की सलाह है। लेकिन रिजल्ट्स को जरूर सर आप वॉच करिएगा, क्योंकि देखिए पहले के नतीजे अच्छे नहीं आए तो परफॉर्म नहीं किया। अगर ये वाले नतीजे, आने वाले नतीजे भी अच्छे नहीं आए, तो फिर और ज्यादा टूटत आ जाएगी। अभी भी वीक ही लग रहा है, लेकिन बड़ा नुकसान ना बुक करें, अभी तो होल्ड कर लें। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिएगा। अभी स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा आता है, जो कि तकरीबन 14 के स्तर पे है। तो यहाँ से 2 रुपए नीचे का मैं एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ। तो 14 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। हो सकता है कुछ समय तक 14 से लेके 18 के बीच में घूमे, लेकिन अगर इसने रिजल्ट्स अच्छे दिखा दिए तो फिर ये ऊपरी चाल भी पकड़ लेगा। तो अभी तो हमें वेट ही करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो जाएगा। एग्जिट करेंगे, होल्ड करने की सलाह है। 14 के स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएट टारगेट 18 रुपए का रखिए। जी। दीपल कुमार परमार जी का अगला प्रश्न लेते हैं और ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को खरीदना चाह रहे हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 50 शेयर कौन से रेट पर खरीदें 5 साल के लिए? सर, जब आपका नज़रिया इतना लंबा हो ना, 4 साल 5 साल, तो मुझे लगता नहीं है कि 150 रुपये ऊपर खरीद रहे हैं, 150 रुपये नीचे खरीद रहे हैं। हाँ, ये ज़्यादा मैटर करता है कि फंडामेंटली किस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है रिलायंस अच्छी कंपनी है, लेकिन इस पर एक मुहर जो है हम पूछते हैं कि क्या यहाँ पर 5 साल के लिए खरीदारी करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शेयर में निवेश करना चाहिए। आस्था मैम से जानकारी लेते हैं। मैम, 1260 1261 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रहा है। 5 साल के लिए खरीदारी करना चाह रहे हैं 50 शेयर, अभी खरीदें या वेट करके खरीदें? वेट कर लेंगे, 1180-90 के जोन में आए तभी वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहां पे है। तो अभी थोड़ा सा और रुक जाइए। थोड़ा सा नीचे में 60-70 पॉइंट और गिर जाए तो वहां पे मुझे लगता है बढ़िया बाइंग का एक लेवल बनता है। तो अभी रुकने की सलाह रहेगी। 1190 से 1200 के जोन में खरीदारी करने की सलाह। तो 1190 के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ये सलाह दीपल जी है। इस बीच पंकज गांधी जी का सवाल ले लेते हैं। पंकज गांधी जी गुजरात से हैं। कह रहे हैं कि मेरा सवाल पीटीसी इंडिया को लेकर के है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 187 के भाव पर, और ये पीटीसी इंडिया में समझना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। पीटीसी इंडिया अभी चल रहा है 165 के आसपास, 22 रुपये के आसपास का इनको नुकसान पर शेयर हो रहा है, और अभी आज 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। पीटीसी इंडिया मैम, क्या करना चाहिए? पिछले 1 महीने में करीब 3% के आसपास का करेक्शन रहा है। पिछले 6 महीनों में 21% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो शेयर की चाल में अभी गिरावट का ही रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी पीटीसी इंडिया को लेकर के? जी बिल्कुल, पीटीसी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे शेयर में हमें एक चाल में तो गिरावट देखने को मिल रही, बट फंडामेंटल्स कोई बहुत वीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसे एक चांस देना चाहिए, फंडामेंटल्स क्योंकि खराब नहीं है इसके लिए। और अभी तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। 130 के लेवल पे बड़ा स्टॉप लॉस है, बट वहां तक के लेवल का एक बार स्टॉप लॉस लेके अभी तो पोजीशन को होल्ड करें। ऊपरी स्तरों पे एक बार 180 का लेवल पार किया तो फिर और अच्छी तेजी आएगी, जो इसको 190 से लेके 210 तक ले जा सकती है। तो ये राय है आपकी पीटीसी इंडिया को लेकर के। और इस बीच प्रवीण कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। ये 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं। 1-2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो अदानी पावर है और दूसरा टाटा मोटर्स। अदानी पावर पे मैम आपका व्यू जानना चाहेंगे। कल हमने देखा अदानी के शेयरों में काफ़ी हलचल बनी हुई थी और इस तरह की अटकलें थीं कि अब एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब कैश पटेल जी वहाँ पर जो है एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त होंगे। तो इस तरह का सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दिया कि शायद उनको राहत अदानी समूह को मिल सकती है, और उसके चलते कल काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। आज प्रॉफिट बुकिंग है, करीब 0.25% 1% के आसपास की तेजी गिरावट जो है बनी हुई है। अदानी पावर में अभी क्या करना चाहिए मैम? 535 के आसपास क्या पैसे लगाए जा सकते हैं?
देखिए अभी ना लगाएं, क्योंकि ये बीच में जो न्यूज़ फ्लो आया था उसकी वजह से एक बड़ा दायरा बन गया था इसमें। और वो जो दायरा है वो 430 से 590 के बीच में बन गया था। तो अभी इसमें ना करें, क्योंकि ये दायरे में ही घूमता रहेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा। बेटर क्या रहेगा? मुझे लगता है कि बेटर तो यही रहेगा कि इसमें 580 के ऊपर खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। यस, यहाँ से मैं 50 रुपए ऊपर की बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं कह के और ऊपर में लेने की बात हो रही है। लेकिन तब एक कंफर्मेशन आ जाता है। तो वो एक कंफर्मेशन आना जरूरी है, 580 के ऊपर निकलना जरूरी है इस काउंटर को वापस से अगर तेजी पकड़नी है। तो अभी नया इसमें एंट्री करें, 580 590 के ऊपर आता है तो वापस से एक बार अपनी पोजीशन को यहीं पे कॉल करके या मैसेज करके रिव्यू करवा लो। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे साथ आलोक जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आलोक जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं और क्या प्रश्न है आपका? बहुत अच्छे हैं सर। मैंने सर मेरा दो शेयर पे प्रश्न है। एक जी। मैंने जीवीके पावर लिया था 13 रुपए पे, 4,000 शेयर थे सर। 13 रुपए पे आपने लिया था और अब तक आप निकले नहीं हैं? जी। और दूसरा सर, एक अपोलो माइक्रो सिस्टम लिया था, 800 शेयर है उसके, 139 पे। चलिए ठीक है, पहले जरा इस पर बात कर लेते हैं। जीवी के पावर, जहां आपको लॉस ठीक ठाक हो रहा है। 4,000 की क्वांटिटी आपने ली हुई है, 5 रुपये पे शेयर आ गया है, 13 पे आपने ख़रीदा हुआ था, तो यहाँ पर लॉस आपको काफ़ी तेज ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश ये किया कीजिए कि जब आप किसी भी पैसे शेयर में पैसे लगाएं तो एक स्टॉप लॉस अवश्य रखें। अब ये सर्किट लगाते हुए नीचे आया है और आपने थोड़ा सा ऊपर भी ख़रीदा हुआ है। मैम, क्या करना चाहिए, अब इनके लिए क्या सलाह रहेगी? पिछले अगर हम 6 महीने में 55% का, 55% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हम देख चुके हैं। सर्किट लगाते हुए ऊपर गया था, फिर सर्किट लगाते हुए नीचे। जिस तरह की वोल्टिलिटी रहती है, इस तरह के शेयरों में बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? 13 रुपये पे ले रखे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जीडी के पावर में सबसे पहली चीज है सर कि इसके जो पूरे 2024 वित्तीय वर्ष के नतीजे थे वो लॉस के थे। तो नतीजों में लॉस कंपनी ने दिखाया था। तो वो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। लॉस कभी भी मार्केट को पसंद नहीं आता, मार्केट को क्या, हमको किसी को पसंद नहीं आता। तो वो एक इम्पोर्टेंट कारण था कि ये स्टॉक टिका नहीं। ठीक है, तो वो सबसे पहली बात मुझे लगती है। ऑल्दो अभी के जो फाइनेंशियल्स आए उसमें थोड़ा सा रिकवरी इन्होंने चालू करी है दिखाना, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि कंपनी आगे के नतीजे कैसे दिखाएगी। और शायद उसी का नतीजा है कि हम अभी भी इसमें वीकनेस देख रहे हैं। पर सर जब भी इस तरह के काउंटर्स लें, दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो स्टॉप लॉस जरूर रख लें। दूसरा, अगर कोशिश करें बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे नतीजों का एक जरूर सरसरी नजर मारें कि नतीजे कैसे आ रहे हैं कंपनी के, क्योंकि आधी आपकी जो दिशा है वही निर्धारित हो जाएगी स्टॉक के मोमेंटम को लेके। अच्छे नतीजे होंगे तो चलेगा, और अच्छे नतीजे नहीं होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी। तो हम इतने बड़े बड़े नुकसान नहीं देखेंगे, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। अभी होल्ड कर लेंगे। अब 5 रुपए में मैं क्या पूंजी निकलने के लिए बोलूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर को। तो होल्ड करिए। और इसके पीछे एक और कारण है कि ये जो क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें एक पॉजिटिव बॉटम लाइन भी कंपनी ने दिखाई थी। तो होपफुली अगर ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रही तो शायद थोड़ा सा स्टॉक रिकवर भी करेगा। रिकवर किया तो भी पहला कहाँ तक जाने की उम्मीद है? 7 रुपए तक। तो वहां तक जाने की अभी तो इनिशियली उम्मीद है। आपकी तो कॉस्ट प्राइस बहुत ऊपर की है सर, उसको आने में बहुत समय लगेगा। पेशेंटली होल्ड करिए। और कुछ नहीं तो जब ये Q1 के नतीजे आएंगे तो जी। आपके लिए मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो जनवरी एंड या फरवरी में वापस से यहाँ पे बात कर लें। अगर नतीजे तब तक आ गए और ठीक रहे तो हम आगे की पोजीशन भी रिव्यू करवा सकते हैं। अभी होल्ड करें। अभी होल्ड कीजिए सर, काफ़ी तो लॉस हो चुका है आपको, तो अब ऐसे में निकलना भी ठीक नहीं है आपके लिए। मैम, चूँकि हमने बहुत सारे पावर कंपनीज पे जो है बात कर ली है, जीवी के पावर के बाद हम थोड़ा सा सुज़लॉन और एनएचपीसी पे भी बात कर लेते हैं। सुज़लॉन के पास हमने देखा कि एक आज थोड़ा सा हरा निशान में लौटता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। ये पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से इसी रेंज में घूम रहा है जहाँ अभी मौजूदा भाव है। क्या उम्मीद करें कि ये नेक्स्ट वीक क्या इस दायरे से बाहर निकलेगा शेयर? अभी क्या करना चाहिए? 66 रुपये के आसपास 66.48 पे चल रहा है। देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 66 के आसपास। पूरी उम्मीद की जा सकती है कि ये दायरे से बाहर निकलेगा, लेकिन नई खरीदारी हम 69 के ऊपर करेंगे, यानी कि
69 के ऊपर ये क्लोज देने लगेगा तो उसके बाद रिकमेंडेशन है कि कोई भी इसमें नई खरीदारी करे। तो 69 के लिए ज्यादा नहीं, 3 रुपए या 2-2.5 रुपए का ही हमें इंतजार करना है, पर उसके ऊपर कंफर्मेशन अच्छी आती है तो होल्ड करना है। 69 के ऊपर निकला तो बिल्कुल जो आप ये बोल रहे हैं कि दायरे से निकल जाएगा, तो ये दायरे से भी निकल जाएगा, बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस अभी तो पोजीशन पे इमीडिएटली 56 का रखेंगे। 69 का स्तर तोड़ा तो 73 से 80 के टारगेट्स भी यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं। और ये एनएचपीसी कब दायरा तोड़ता हुआ दिखाई देगा आपको? ये 10% की रिकवरी एक महीने में आई है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये 90 का लेवल क्रॉस करके आगे बढ़ेगा क्या? देखिए एनएचपीसी की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये परफेक्ट डाउट थ्योरी का एग्जांपल है। एटलीस्ट लास्ट 3 वीक्स के जो हम यहाँ चार्ट देख रहे हैं, यानी कि हायर हाइस और हायर लोज, एटलीस्ट लास्ट 2 हफ्तों से तो हम यही चार्ट देख रहे हैं। मैं 3 हफ्ते तो नहीं बोलूंगी। तो ये जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है, मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, तो वो ये बताती है कि अब ये कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दिखा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा दायरे में कुछ और रहेगा। इनफैक्ट कोशिश कर रहा है दायरे से बाहर निकलने की। 88 89 के ऊपर गया तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा खासा दायरे को ये तोड़ता हुआ ही नजर आएगा। होल्ड कर लेंगे इस काउंटर को भी तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें 80 का लगाएंगे। इनिशियल टारगेट इसमें अभी तो मेरे हिसाब से 93 से लेके 98 तक के सेट किए जा सकते हैं। 93 से 98 तक के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगली कंपनी जो है वो आपसे जो जानना चाहेंगे वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर में क्या भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो इतिहास रहा है वो थोड़ा सा लोगों को डराता है, लेकिन जिस तरह की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, 26-27% की रैली जो है वो एक महीने में आ चुकी है। क्या ये जो है हम उम्मीद करें ये 50 का लेवल क्रॉस करेगा और उसके बाद एक नई तेज़ी बनेगी यहाँ पर, या फिर आपको लगता है कि वह काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, दूर रहना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी रिलायंस पावर पे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कोशिश ये कर रहा है बाहर निकलने की। और इम्पोर्टेंट लेवल है देखिए 46 का। इनफैक्ट वो ही चल रहा है अभी तो। बस ये 46 का जो स्तर है, बस ये कंटिन्यू इसके ऊपर चलता रहे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। तो 46 का आज भी है, इसके ऊपर का अगर क्लोज दे दिया आज तो ये और भी अच्छा तेज हो जाएगा। मुझे लगता है फिर ये एक नई तेजी की तरफ अग्रसर होगा। और टारगेट्स जो फिर इसमें हमको देखने को मिलेंगे वो ऐसा लगेगा थोड़े बड़े हैं, बट मैं 59 और उसके बाद बोल सकते हैं 64 तक के टारगेट्स अभी तो इनिशियली वो दे रही हूँ, लेकिन इसमें पोटेंशियल है और बड़े टारगेट्स का। तो 46 के ऊपर का बस आज का क्लोज रहे। 46 के ऊपर का क्लोज कि हम एक जरूर विश कर सकते हैं। ठीक, तो 46 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है आज, तो आस्था जी का मानना ये है कि ये 64 रुपये तक जा सकता है। उससे पहले 59 का लेवल जो है वो महत्वपूर्ण होगा इसके लिए। तो 59-64 तक के टारगेट रिलायंस पावर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 46 के ऊपर की क्लोजिंग पे जो है आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए सुनील बिष्ट जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं हर हर महादेव विपुल जी। हर हर महादेव सुनील जी। कह रहे हैं कि मैं मुंबई से हूँ, मेरा सवाल ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर है। 101 के भाव पर 100 शेयर लिए हुए हैं, किस भाव पर एग्जिट करना चाहिए? तो मैम ये ओला इलेक्ट्रिक एक और ऐसा शेयर जहाँ पे बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई थी। अब जो है लोगों के भाव के नज़दीक ये शेयर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी विवादों में रहा, अब थोड़ा सा फोकस कंपनी में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 94 के आसपास चल रहा है, 6-7 रुपये के अभी भी लॉस में है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो एग्जिट तो 102 के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि अभी ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 80 से लेके 100 रुपए के बीच में। तो मेरे को लगता है, मतलब मैंने 102 एक आपको फिगर दिया है, लेकिन 100 रुपए के ऊपर ही एग्जिट करने के मौके शायद ये दे देगा होपफुली। तो अभी तो होल्ड करें। और 102 के ऊपर अगर ये निकल गया, उसके ऊपर टिक गया कुछ टाइम तक, तो फिर 112 120 के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे, क्योंकि मेरे हिसाब से एग्जिट के मौके 100 के ऊपर ये देगा, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 81 का है। ठीक, साहिल कंवर जी का सवाल ले लेते हैं। साहिल जी कह रहे हैं हेलो सर, आई हैव बीन वॉचिंग योर शोज फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम को देखने के लिए। इनके पास टीटागढ़ रेल के शेयर हैं मैम, ये कह रहे हैं 150 शेयर हैं 1309 के भाव पर।
कह रहे हैं कि मैं बजट तक होल्ड कर सकता हूं। अभी ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। कल जो है एक अच्छी रैली यहाँ पर रेलवे पैक के अंदर देखने को मिली थी। मैम अभी टीटागढ़ में क्या करना चाहिए, टीटागढ़ ही क्यों, अभी रेलवे शेयरों में क्या बजट तक के का ध्यान रखते हुए क्या थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन 1-2 महीने के नज़रिए के साथ क्या यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी कोई है? 1310 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद 1309 की है, तो ब्रेक इवन पर ही है, मुझे लगता है आज ही कल में खरीदे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? जी, टीटागढ़ रेल सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो होल्ड कर लीजिए। बढ़िया तेजी इसमें बनने को जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। और एक बार 1330 1340 के ऊपर निकल गया तो और अच्छी तेजी होगी। होल्ड करना है इस काउंटर को, और मुझे लगता है 1340 के ऊपर अगर निकला तो नेक्स्ट लेवल इसमें जो अब हमको देखने को मिलेगा वो 1450 तक के रह सकते हैं। थोड़े मीडियम टर्म टारगेट्स दे रही हूँ, पर 1450 तक के भी लक्ष्य देखने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड 1330 के ऊपर का ये क्लोज कर दे आज के सत्र में। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें तकरीबन 1170 का। ठीक मैम, ये बाकी रेलवे पैक की अगर बात करें, जैसे जुपिटर वैगन है, कल काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी सारी खबरें थी, कल हमने डिस्कशन में इसको लिया था। अभी जुपिटर वैगन में क्या आपको दिखाई दे रहा है, या फिर RVNL है, ये बजट तक में खरीदारी के लिए इनमें से कौन सा बेटर आपको लग रहा है? जुपिटर वैगन एक महीने में 24% का रिटर्न, आज गिरावट है, वैसे कैसे लग रहा चार्ट आपको? जी बिल्कुल, जुपिटर वैगन्स की यहाँ पे बात करें तो चार्ट की पोजीशंस तो यहाँ पे अभी जिस हिसाब की बनी हुई है वो तेजी की ही बनी हुई है। थोड़ा सा आज और तेज हो जाता तो बहुत बढ़िया तेजी आ जाती। हो सकता है शॉर्ट टर्म में, सिर्फ शॉर्ट टर्म में मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाए, पर वो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इतना तेज होने के बाद अगर थोड़ा सा ब्रीदर भी लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, बल्कि स्टॉक और ज्यादा पॉइंट हो जाएगा अच्छी चाल दिखाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक हो सकता है, कहाँ तक, ज्यादा नहीं, 520 525 तक के लेवल्स तक, पर फिर भी इसमें बने रहना है 480 के स्टॉप लॉस के साथ। 580 का पहला लक्ष्य रखना है, और उसके बाद 600 के ऊपर के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी, RVNL पे मैम, RVNL पे कैसा चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? वहाँ पे क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि ये रेलवे पैक के इसलिए थोड़ा सा फोकस में अब हो गया है क्योंकि बजट काफ़ी नज़दीक है और बहुत लोग जो है यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए मेरा सवाल था कि क्या बजट तक के लिए कुछ पोजीशन कहीं पर बनाई जा सकती है क्या? देखिए, RVNL की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि RVNL के चार्ट्स जुपिटर वैगन से ज्यादा अच्छे नहीं है, पहली चीज तो। लेकिन फिर भी इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है बजट के हिसाब से, पर थोड़ा सा और ये वीक होता है तो फिर देखेंगे 450 के आसपास, अभी ना बनाए। और स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो फिर 400 का रहेगा, तो 450 के आसपास इसमें पोजीशन बनाएंगे 400 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें 510 520 तक के रहेंगे। जी, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ स्वाति जी जुड़ चुकी हैं, जालंधर से हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार स्वाति जी, कैसे हैं आप? कहाँ से, जालंधर से बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, क्या करती हैं मैम आप? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा मैम, क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं मनी9 के प्रोग्राम आपको? सर काफी बेहतरीन है आपके प्रोग्राम। थैंक यू मैम, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के 100 शेयर हैं @105 और MMTC के 50 शेयर हैं @98। सर मैं इनको एवरेज करूं या होल्ड करूं, जैसी मैम की राय होगी। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं वैसे आप? होल्ड करने का कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लिए 105 पे लिए हैं, 97 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, 5-7 रुपये 8 रुपये का लॉस है आपको अभी फ़िलहाल के लिए। मैम अपोलो माइक्रो सिस्टम कैसे देख रही हैं आप इसे? हालांकि जो बाज़ार में रिकवरी बीच में जो आई थी उसमें बहुत सारे शेयरों ने हमने देखा 10-10% 12-12% के आसपास की रिकवरी रही, इसमें उतनी शार्प रिकवरी नहीं है, एक रेंज में ही फंसा हुआ है शेयर। ये इस दायरे में कैसे देख रही हैं आप अपोलो माइक्रो सिस्टम को? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, एक बार मैं इनकी वापस से कॉस्ट प्राइस जानना चाहूंगी, कितने में लिया है? 105 मैम अपोलो माइक्रो, और 97 का 10। प्राइस है जी। तो मैम को मैं ये सलाह देना चाहूंगी, मैम थोड़ा सा देखिए, ये है ना
वीक होगा, अभी थोड़ा वीक होगा, आप तैयारी रखिए। नीचे थोड़ा आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डाउनसाइड ये दिखाता हुआ नजर आएगा। तो इतना डरने जैसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं है। नीचे आता है तो भी आप एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, जो कि ट्रिगर होने के चांसेस मुझे नहीं लगते। क्या है वो स्टॉप लॉस? 84 का स्टॉप लॉस है। थोड़ी सी तैयारी रखिए कि नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ जाएगा? 93, 94। मतलब बहुत बड़ा नीचे नहीं है, 3 से 4 रुपए नीचे हम मान के चल रहे हैं। लेकिन आप बने रहेंगे पोजीशन में मैम, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 84 का रहेगा। और एक चीज का और ध्यान रखिए, ऊपर अगर इसको निकलना है तो एक बार 107 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय से ये एक ही रेंज में अटका हुआ है। रेंज क्या है? नीचे में 87, ऊपर में 107, यानी कि ये 20 रुपए की रेंज में ही ये अटक के काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। लेकिन फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं है, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस काउंटर पे। आप बने रहिए मैम 84 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक बार 107 का स्तर पार किया तो फिर और अच्छी तेजी आएगी, जो इसको 113, 120 तक ले जा सकती है। अभी तो आपको होल्ड करना ही बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। होल्ड करना ही बेटर स्ट्रेटजी रहेगी, ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आती हुई। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और टेक्निकल गिलरिया के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि IRCTC 897 के भाव पर लिए हुए हैं 50 शेयर, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या कुछ सजेशन रहेगा ये जानना चाह रहे हैं। तो एक और रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मैम, अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 833 के आसपास का है। इन्होंने लिया हुआ है 897 पे, तो करीब करीब 60 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आईआरसीटीसी की बात करें तो देखिए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स की इन्होंने बात की है। मेरे हिसाब से एक बार ये 870, 880 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो 870, 880 के टारगेट्स इसमें सेट किए जा सकते हैं। बट स्टॉप लॉस जरूर रखिए पोजीशन पे, जो कि हाल फिलहाल में मुझे लगता है 790 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 790 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे 870, 880 के लक्ष्य के लिए। ठीक। चलिए इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं ऐश्वर्या अग्रवाल जी। ऐश्वर्या जी, हाल की एक लिस्टिंग है अर्काडे डेवलपर्स, उसके ऊपर जो है इनका प्रश्न है, और ये इन्होंने 128 रुपये के अभाव पर ख़रीदा हुआ है, और 1 साल का इनका नज़रिया है। जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए अर्काडे के अंदर। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 165 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, आज 2.25% के आसपास की तेज़ी है। मैम क्या करना चाहिए? 128 पे इन्होंने लिया हुआ है, 165 का भाव है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है कहाँ पे, और नज़रिया भी 1 साल का है। तो क्या इनको ट्रेलिंग की स्टॉप लॉस कोई देंगी? क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगी ताकि इनका प्रॉफिट सेफ हो जाए। क्या है वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस? मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस 150 के स्तर पे आता है। 150 के स्टॉप लॉस के साथ अभी मैम आप होल्ड करिए। हो सकता है कि ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आए। दायरा क्या रहेगा? 145 से 185 के बीच में, 40 पॉइंट के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। और आप एक स्टॉप लॉस 150 का लगा के आराम से सेफ हो जाएंगे। और इसमें टारगेट अभी आप 180 का रखें। जी। चलिए इस बीच सैफ खान साहब ने मनी9 को 100 रुपये भेजे हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर थोड़ी सी बताएं कि क्या करना चाहिए। इन्होंने अपना जो है भाव नहीं बताया है कि किस भाव पे इन्होंने ख़रीदा है। आज हालांकि आधे % के आसपास की मजबूती है शेयर के अंदर, 1594, 1595 ये फ़िलहाल के लिए भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 12% के आसपास की रिकवरी इस शेयर के अंदर रही है। मैम अगर इनके पास हो या फिर ये ख़रीदना चाह रहा हूँ, दोनों ही स्थितियों में अभी क्या करना चाहिए ओलेक्ट्रा ग्रीन पे? करीब 1596 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की यहाँ पे बात करें तो ये एक काउंटर ऐसा है जो ठीक लगता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस बार बार ये फेस कर लेता है, जिससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। और वो जो लेवल्स हैं वो 1670 के हैं। तो बस वो पार कर ले तो फिर वापस ठीक हो जाएगा और अच्छा तेज हो जाएगा इनफैक्ट। तो मेरे हिसाब से 1670 का रेसिस्टेंस को ध्यान में रखें। अभी तो बने रहें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 1410 के स्तर पे। पहला टारगेट वही रहेगा 1670 का, दूसरा टारगेट 1780 का।